झारखंड के डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम की एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर माव भंडार हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। माव भंडार में जहाँ कोपर फैक्ट्री है, वहाँ पास में ही कोपर कॉलोनी भी है, जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर माव भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल है, जो स्थानीय लोगों के लिए बनाई गई है। 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, प्रभाकरण। इनकी पत्नी डॉक्टर शांति भी इसी हॉस्पिटल में पोस्टेड थी। इस डॉक्टर दंपत्ति को हॉस्पिटल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत से और अपने बिहेवियर से जितना ही असभ्य, बदतमीज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति यानी कि उनकी पत्नी उनकी नाम की अनुरूप उतना ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति की 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे मोसाविनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदतमीज ही नहीं थे, बल्कि दिल फेंक भी था। हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर और किसी नर्स के साथ इनकी चक्कर की चर्चा हमेशा ही हुआ करता था। कई बार तो इनकी प्रेम कहानियों की चर्चा हॉस्पिटल की बाहर की कॉलोनी तक भी पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को अपनी पति का इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी की लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफट अफसर भी इन्हें कह देते थे, भाभी जी, डॉक्टर साहब को बंद करके रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी होने की बावजूद भी पता नहीं डॉक्टर साहब किस किस नाली का पानी पीते रहते हैं। और डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती थी। हॉस्पिटल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्स एक जैसा तो नहीं थी। कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकायस्थ डॉक्टर प्रभाकरण को कई बार समझाया भी, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर की रिश्ते की बहन की बेटी थी और इसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मैन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पहले हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी की सपने देखा करती थी। दोनों की रिश्ते की बात चल भी रही थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता को ठुकरा कर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिए थे। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। माँ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 पेशेंट को एम्बुलेंस से 30 से 35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर में भेजा जाता था। माँ भंडार हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधा नहीं थी। सीरियस पेशेंट को टाटा हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल की हॉस्टल में ही रहती थी। हर एक शनिवार को वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से माव भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। माव भंडार में वो डॉक्टर प्रभाकरण की बंगले पर रुकती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज की आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर पे नहीं होती थी, तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वजह यह था कि उनकी पति की फितरत उन्हें अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वो चाहकर भी इसलिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेमा उनकी ससुराल के पक्ष की थी। जिस दिन हेमा माव भंडार में आई होती थी, उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वो हेमा के साथ रहा करता था।
हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शांति ने हेमा की माव भंडार आने पर आपत्ति करने लगी, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा की मादक और सुंदर शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई हुआ करती थी, जिसकी आवाज बंगले की बाहर तक सुनाई दिया करता था। सार्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी सुनकर मजे लिया करते थे। ये अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ ही रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहा था। एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति की ट्रांसफर खेतरी कोपर प्रोजेक्ट में हो गया। क्योंकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चे के साथ खेतरी चली गई और वहां बॉक्स हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरुकायस्थ का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता की भरपूर परिचय दिए थे। लेकिन डॉक्टर शांति की जाने के बाद प्रभाकरण ने अपने पत्नी का और डॉक्टर पुरुकायस्थ की साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। पत्नी और बच्चे की जाने के बाद वो खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। हेमा का टाटा हॉस्पिटल से माव भंडार आना जाना पहला जैसा ही चलता रहा। की पोस्टिंग माव भंडार की हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह की जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब हेमा ज्यादा से ज्यादा दिन माव भंडार में ही रहने लगी थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दिया था। टाटा हॉस्पिटल का हॉस्टल छोड़कर अब वो माव भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए वो माव भंडार से हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में टाटा नगर आना जाना करती थी। डॉक्टर शांति की चले जाने की बातें और प्रभाकरण और हेमा के साथ साथ रहने की बातें अब धीरे धीरे पुराने होने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्दी शादी करने वाले हैं और इसके लिए प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भी भेजा है। ऐसी बातें अब लोगों को अक्सर सुनने को मिलती थी, पर कॉलोनी वाले को अब ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अब नया अफवाह फैलने लगी कि डॉक्टर प्रभाकरण की नजर अब डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधुकर के टप्पर टिक गया। उसे रिझाने के लिए वो उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण अब सांतली सौंदर्य डॉक्टर मधुकर केट्टा का उपासक बन गया है। ये जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फूंक कर उठी। आए दिन दोनों के बीच चीखने और चिल्लाने की आवाज हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सार्वेंट क्वार्टर की नौकर चाकर हवा देने लगी। माव भंडार की हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति निश्चित हो गया था, लेकिन अचानक हेमा केरल चली गई। केरल में किसी अच्छी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और ये बातें प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताए। हेमा की जाने के ठीक 1 महीना बाद उसकी पिता और उसकी भाई हेमा को समझा बुझा कर केरल ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त हेमा माव भंडार में थी ही नहीं। प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि 1 महीना पहले ही हेमा चली गई केरल। आश्चर्य हुआ कि हेमा तो उस समय केरल पहुंच ही नहीं थी। तो हेमा कहाँ है? हेमा की केरल की नई हॉस्पिटल की नौकरी की जानकारी हेमा ने अपने घर पे भी नहीं दिया था, यानी कि उसके पिता और भाई को इस बातों की जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। तो सोचने वाली बातें ये है कि हेमा केरल नहीं गई तो कहाँ गई? अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वो रास्ते से अचानक कैसे गायब हो गई? जैसे कितने सवाल इकट्ठा हो गया। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उसकी पापा और भाई ने हॉस्पिटल की सारे डॉक्टर और नर्स से
लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ करते रहे। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीना से किसी ने हेमा को नहीं देखा। हर तरफ से निराश होकर वो दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ भी पता न चल सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ता बाद ही केरल पुलिस हेमा की लापता होने की इंक्वायरी को लेकर माव भंडार आ पहुंची। लेकिन उस समय डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेट्टा के साथ दीघा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीघा पहुंची और डॉक्टर प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वो एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा बीच में कहाँ गई उसे कुछ भी नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किल कम नहीं हुई थी। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्ण नदी का तूफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक थी कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री की गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निमग्न हो जाएगी। बहुत सारे मृत जानवरों की लाश बहकर आ गई थी और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत ही बदबू आ रही थी। इसी बीच केरला पुलिस सिविल ड्रेस पे फिर से माओ भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण की बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध की लोगों को नाक पे रूमाल रखना पड़ा। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसी में टीन का एक बॉक्स रखा हुआ था। पानी उस बॉक्स में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बॉक्स को खोला वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बॉक्स में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसकी चेहरा से मांस अलग हो गया। इस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर की टाटा पुलिस स्टेशन में ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर उसने जो बताया वो क्रूरता की पराकाष्ठा तो थी ही, साथ ही मां वंडर बॉक्स हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का लापरवाही का शर्मनाक नमूना था। हेमा की दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी लोग दंग रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वो प्रभाकरण पर जल्द से जल्द ही शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने की बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकट्टा के साथ रंगरलिया मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्द ही घर लौट आई। घर में प्रभाकरण को डॉक्टर मधु करकेट्टा के साथ देखकर वो क्रोधित हो गई और चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेट्टा को धक्का देते हुए गेट की बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी। उसने बताई, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरलिया की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपा कर कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे माओ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी की परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाज के बारे में तो सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द अगर मुझसे शादी नहीं किए तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग लिया और जल्द से जल्द ही शादी करने की बात कहकर उसे भरोसा दिला दिया। इस घटना की 2 हफ्ते के बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा डालकर पिला दिया और उसी रात उसने उसकी गला दबाकर मार डाला। प्रभाकरण की अमानवीय कृत्य का अंत यही तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश की कई टुकड़े किए।
और एक बड़ा बॉक्स में रखकर नमक और एसिड डाल दिया और इस काम में डॉक्टर कारकेट्टा ने उसका साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़े को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री की गेट तक उफानती हुई स्वर्ण नदी की पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतना दुस्साहसिका काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जहां पहाड़ी नदी का उफानती धारा ने हाथियों तक को भी बहा दिया था, पर कहते हैं ना कि गुना सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से ही प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार कर रहा था, जो कि कभी नहीं आया। अपने बंगले में प्रभाकरण कभी कभार ही जाता था। ज्यादा समय वो हॉस्पिटल में ही गुजरने लगा था। वही की कैंटीन में ही वो खाना पीना खाया करता था। प्रभाकरण की बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच ही नहीं सका था कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी का उम्मीद ही नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलाकर पूरी घटना से अवगत कराते हुए हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते हुए उन्होंने अपने केरल समझ के अनुसार हेमा की अंतिम संस्कार टाटा नगर में ही कर दिए। हेमा को रिश्ता में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी थी। सच्ची तो कहते हैं, स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होती है। शांति एवं उसके बच्चे का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढाकी छिपी रह जाती है, वही स्त्री की कोख ही उसकी गुनाहों से सारी पर्दा उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री और पुरुष की दुष्कर्म करने की। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई। डॉक्टर कारकेट्टा को डॉक्टर पुरुकायस्थ और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने किसी भी तरह पैरवी करके बचा लिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे की नेक्स्ट कहानी के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।